अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एसी थ्रू कैपेसिटर एंड इंडक्टर। जैसे कि लास्ट टाइम हमने कहा था कि डीसी सर्किट जो कंट्रोल किए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं, और एसी सर्किट जो कंट्रोल किए जाते हैं उसमें हम रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर तीनों का इस्तेमाल करते हैं। तो लास्ट टाइम हम एसी थ्रू रजिस्टर पढ़ चुके हैं, आज हम एसी थ्रू कैपेसिटर और इंडक्टर पढ़ेंगे। तो बेटा एसी थ्रू कैपेसिटर को अब अच्छी तरह समझिएगा तो इंडक्टर को समझने में आपको इतनी दिक्कत पेश नहीं आएगी। बहरहाल जी, हम स्टार्ट करते हैं एसी थ्रू कैपेसिटर। जैसे कि आप चैप्टर 12 में पढ़ चुके हैं, कैपेसिटर इज अ स्टोरेज डिवाइस। कैपेसिटर इज द एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। इट स्टोर द चार्ज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। अगर आप ये बात लिखना चाहें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। बहरहाल जी, हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाने जा रहे हैं सिंपल सी कि एक एसी सोर्स लेते हैं, एक एसी सोर्स के साथ हम अटैच कर देते हैं जी लेट्स से एक कैपेसिटर। अब कैपेसिटर की ये रूटीन है कि वो एक साइकिल में अगर चार्ज होता है तो उसने दूसरे साइकिल में डिस्चार्ज हो जाना है। लेट्स से हमने ये ऐसे अटैच किया एक कैपेसिटर के साथ। अब कैपेसिटर एक साइकिल में अगर चार्ज होगा तो उसने दूसरे साइकिल में डिस्चार्ज हो जाना है। तो आए इस चीज़ को यहाँ पे शो करते हैं कि लेट्स से ये एक एसी सोर्स है, यहाँ पे हमने एक कैपेसिटर अटैच कर दिया। अब एक साइकिल में लेट्स से इसने चार्ज होना, ये हम कहते हैं लेट्स से करंट फ्लो कर रहा है इसमें, और कैपेसिटर इस साइकिल में एक पॉजिटिव साइकिल आया जिस पे ये चार्ज हो गया, तो हम कहते हैं ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की डायग्राम है। इसी तरह जब नेक्स्ट साइकिल आएगा कैपेसिटर ने डिस्चार्ज हो जाना है, तो हम इसके साथ यहाँ पे एक कैपेसिटर अटैच कर देते हैं। तो लेट्स से ये कैपेसिटर है, ये सेकेंड साइकिल आया तो कैपेसिटर ने इसमें डिस्चार्ज होना है बिकॉज इट इज ऑलरेडी चार्ज। तो डिस्चार्जिंग का है तो हम कहते हैं कैपेसिटर नेक्स्ट साइकिल में डिस्चार्ज हो जाएगा। तो आपने ये कैपेसिटर की ओवरऑल डायग्राम हमने एसी सोर्स के साथ लगाया, तो ये चार्जिंग सर्किट और ये डिस्चार्जिंग सर्किट देखा। अब वही बात जो पुरानी इक्वेशन हमने वोल्टेज और करंट की इक्वेशंस बनानी है, एज वी नो V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ थीटा या V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, जो आप लिखना चाहें। अब हमें पता है कि कैपेसिटर में जो चार्ज है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर हो जाएगा कैपेसिटर के अक्रॉस। तो खैर Q इज इक्वल टू सी वी, अगर हम मज़ीद करना चाहें C, V की जगह हम इक्वेशन पुट कर देते हैं V नॉट साइन ऑफ थीटा या Q इज इक्वल टू सी वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो हम देख रहे हैं चार्ज और वोल्टेज दोनों की कैपेसिटर में भी साइन वेव है। अब हम बात करने लगे हैं करंट की। अब जब हम करंट की बात करेंगे तो करंट का फार्मूला यहाँ पे होगा I इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर डेल टी। यहाँ हम डेल से मुराद चेंज लेंगे और चेंज से मुराद हम डेरिवेटिव भी कहते हैं। मैथ के स्टूडेंट इस चीज़ को समझ सकते हैं कि डेरिवेटिव क्या होता है। बहरहाल बायो स्टूडेंट के लिए डेल से मुराद हम चेंज लेंगे। अब यहाँ पे चेंज से क्या मुराद है भाई, देखें जी, लेट्स से मैं इक्वेशन पुट कर रहा हूँ डेल ओवर डेल टी, जैसे कि Q की जगह हम पुट करने जा रहे हैं लेट्स से सी वी नॉट साइन ऑफ थीटा। तो मैं सी वी नॉट को बाहर निकालता हूँ, डेल ओवर डेल टी साइन ऑफ थीटा। एक बात याद रखिएगा मेरे पुत्रों, साइन और कॉज एक दूसरे का चेंज है। हम कह रहे हैं डेल से मुराद चेंज है। देखो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 होता है। तो ये एक दूसरे का चेंज है, अल्टरनेटिव है। तो इसको हम कहते हैं साइन का चेंज होगा वो कॉस हो जाएगा। तो सी वी नॉट कॉस ऑफ थीटा, साथ में डेरिवेटिव के साथ हम डी थीटा भी कह देते हैं। बहरहाल यहाँ से हमारा जो मकसद है वो ये है कि हमारे पास जो करंट की वेव है वो कॉस वेव है, और जो चार्ज की वेव है वो साइन वेव है, और जो वोल्टेज की वेव है वो साइन वेव है। ये बात याद रखिएगा एमसीक्यूज के लिए कि हमारे पास करंट यानी कि करंट की जो वेव है वो तो आती है कोसाइन वेव, कॉस वेव, और जो चार्ज और वोल्टेज की वेव है वो हमारे पास साइन वेव है, साइनोसाइडल वेव है। तो ये एमसीक्यूज होता है, ये याद रखिएगा। आए अब जब हम करंट वोल्टेज, असल हमारा जो काम है वो इस चीज़ के बारे में हमने ग्राफ बनाना है। बहरहाल हम चार्ज के बारे में भी साथ ही बना लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि हमने लास्ट आर्टिकल में भी पढ़ा था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं।
अब जी सबसे पहले मैं वोल्टेज का ग्राफ बनाने लगा हूं। लेट्स से ये हमारे पास ये वोल्टेज की वेव है, ये 0, ये पाई और लेट्स से ये 2 पाई। इसी तरह इसके बाद हम बना लेते हैं चार्ज की वेव। चार्ज की वेव भी हमारे पास साइन वेव है, 0 पाई और लेट्स से 2 पाई। आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हैं 3 पाई, ना भी लिखना चाहो तो खैर है। थर्ड पैरामीटर जो है हमारा वो क्या है जी, हमारे पास करंट है। करंट की वेव जो है वो कॉस वेव आ रही है, तो कॉस जो है वो 0 पे 1 देता है। कॉस 0 1 आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। कॉस 90 जो होता है वो 0 हो जाता है। तो आए हम इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करते हैं ठीक इस तरह से। लेट्स से हमने कहा कि वोल्टेज, तो ये हमारे पास वोल्टेज की वेव आ गई जो कि हमारे पास है साइन वेव। मैं यहाँ पे इसको नेम दे देता हूँ O, लेट्स से मैक्सिमम है A, इसका हम नेम दे देते हैं B, इसी तरह इसको नेम दे देते हैं C, D, और ये हम नेम दे देते हैं E और ये F। यहाँ 0, ये पाई, ये 2 पाई एंड सो ऑन। अब हमारे पास चार्ज की भी यही वेव है, साइन वेव। तो आप चार्ज की वेव को डॉटेड फॉर्म में शो कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास ये आ गई जी चार्ज की वेव। हम ये वेव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू लेट्स से टाइम या एंगल कह सकते हैं आप। अब हमारे पास जो है अहम बात जो है, यहाँ पे मेरे मित्रों आपने डॉट्स लगा लेने हैं। हमारे जो करंट की वेव है वो इन डॉट्स से पास आउट आपने करवानी है। लेट्स से ये मैक्सिमम पीक यहाँ तक है। अब आपने करंट की वेव यहाँ से स्टार्ट कर ली, हल्का सा नीचे से कर ले, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन एंगल जो है वो आपने 90 का डिफरेंस रखना है। लेट्स से मैं ये वेव बना रहा हूं, ये हमारे पास करंट की वेव हो गई। तो मैं इसका नेम रख देता हूं PQRST। लेट्स मैंने अपने पास से नेम रख दिए। अब बात को तवज्जो से समझिएगा। जब हमारे पास अगर हम पॉइंट देखें OP को, जब हमारा वोल्टेज 0 डिग्री पे यानी कि 0 डिग्री कह लो और मैग्नीट्यूड में 0 वैल्यू है, उस वक्त करंट जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि करंट जो है वो 90 पे है। आगे चलें, जब आपका वोल्टेज 90 पे पहुंचा तो करंट एक स्टेप आगे निकल गया, करंट पहुंच चुका है हमारा 180 पे। तो अगर A और Q को देखें तो वोल्टेज जब मैक्सिमम है तो करंट मिनिमम हो गया। अब आ जाए, जब वोल्टेज 0 हुआ तो करंट नेगेटिव मैक्सिमम हो गया। इस तरह जब वोल्टेज नेगेटिव मैक्सिमम हुआ तो करंट दोबारा 0 हो गया। तो देखो दोबारा समझ लो, जब करंट वोल्टेज 0 है, ये वोल्टेज की वेव, वोल्टेज 0 तो करंट मैक्सिमम, जब वोल्टेज मैक्सिमम हुआ तो करंट 0, जब वोल्टेज 0 हुआ तो करंट नेगेटिव मैक्सिमम, जब वोल्टेज नेगेटिव मैक्सिमम हुआ तो करंट 0। इसका मतलब है करंट वोल्टेज से एक स्टेप आगे चल रहा है, उस एक स्टेप को हम काउंट करेंगे 90 डिग्री। तो हम कहेंगे यहाँ पे सो करंट लीड द वोल्टेज बाय द एंगल ऑफ 90। लेकिन यहाँ पे आपने कुछ पॉइंट्स बना लेने हैं। लेट्स से पहला पॉइंट है OP, तो आप यहाँ पे लिखें एट पोजीशन OP। जब हम OP पोजीशन को देखते हैं तो इसमें क्या है, OP पोजीशन पे हमारे पास वोल्टेज जब 0 पे है उस वक्त करंट हमारे पास पॉजिटिव मैक्सिमम पर है। ठीक है जी। अब एक और बात याद रखिएगा, करंट को बुक में लिखा होता है स्लोप ऑफ QT कर्व। तो याद रखें जी, जब वोल्टेज 0 पे है, Q भी 0 पे है, लेकिन स्लोप ऑफ QT इज ऑन मैक्सिमम, यानी कि स्लोप ऑफ QT का मतलब है करंट मैक्सिमम। तो हम Q/T को हम स्लोप ऑफ QT भी कह देते हैं। तो इसमें कोई उलझन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। लफ्ज अगर स्लोप ऑफ QT आए तो मतलब आपने समझना है करंट। खैर मैं उसके लिए सिर्फ वर्ड करंट ही इस्तेमाल करने लगा हूं। हम कहते हैं एट पोजीशन OP व्हेन वोल्टेज इज 0 करंट इज मैक्सिमम। नेक्स्ट पॉइंट ले आए आगे, देखें जी एट पोजीशन। अब नेक्स्ट पोजीशन लेते हैं। क्या पोजीशन है जी हमारे पास, लेट्स से हमारे पास है जी पोजीशन जो है वो AQ है। तो AQ पे क्या है, वोल्टेज हमारा पॉजिटिव मैक्सिमम हो गया, करंट हमारा 0 हो गया। थर्ड पोजीशन पर चलें तो हम यहाँ पे कहेंगे एट पोजीशन, थर्ड पोजीशन है BR।
तो यहाँ पे क्या है जी, वोल्टेज दोबारा ज़ीरो हो चुका है, करंट हमारा नेगेटिव मैक्सिमम हो चुका है। तो आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम फोर्थ पोजीशन लें, यहाँ पे हम लिखेंगे एट पोजीशन, क्या पोजीशन है जी, एस सी एस कह लें या एस सी कह लें, सी एस कह लेते हैं। तो हमारा जो है करंट वोल्टेज जो है वो हो गया है नेगेटिव मैक्सिमम, जबकि करंट हमारा दोबारा ज़ीरो हो चुका है। इसी तरह अगर आप फिफ्थ पोजीशन लेना चाहें तो हम लिखेंगे यहाँ पे एट पोजीशन डी टी। तो दोबारा देखें, वोल्टेज हमारे पास ज़ीरो हो गया है, करंट दोबारा पॉजिटिव मैक्सिमम पे जा चुका है। तो इसका मतलब ये है, आप यहाँ से ये बात नोट कर सकते हैं कि जब वोल्टेज ज़ीरो तो करंट पॉजिटिव मैक्सिमम, जब वोल्टेज पॉजिटिव मैक्सिमम तो करंट ज़ीरो, जब वोल्टेज ज़ीरो तो करंट नेगेटिव मैक्सिमम। तो मतलब एक स्टेप करंट आगे जा रहा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे सो करंट, ये बात रिजल्ट में लिखनी है, लीड द वोल्टेज बाय द एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो अगर आप यहाँ पे वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें या हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन लिखना चाहें तो वो क्या होगी, सिंपल, कि अब वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे रह गया है, या आप कह लें करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे निकल चुका है। तो आए हम इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को ऐसे देंगे, ये करंट है हमारा, ये वोल्टेज है, और अब ये 90 डिग्री आगे निकल चुका है। तो हम कहेंगे सो करंट लीड द वोल्टेज बाय द एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो उसके बाद हमने लास्ट आर्टिकल में रेजिस्टेंस निकाली थी। बेटा याद रखें, कैपेसिटर की भी रेजिस्टेंस होती है यकीनन, तो इसको हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसको हम शो करते हैं XC से। तो हम कहेंगे इसमें द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर इन द फ्लो ऑफ AC। शॉर्ट भी आ जाता है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस को डिफाइन करें और इसका यूनिट लिखें, तो यूनिट वही है जो रेजिस्टेंस का है। द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर, कहां पर है, इन फ्लो ऑफ AC इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। दोबारा समझ ले बात को, द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर इन द फ्लो ऑफ AC, अल्टरनेटिव करंट के रास्ते में रुकावट को आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहेंगे, और इसका फार्मूला क्या होगा, XC। जैसे कि हम वो लिखते थे R इज इक्वल टू V ओवर I, तो XC भी होगा V ओवर I, लेकिन यहाँ पे आप RMS वैल्यू लिखें, बेहतर रहेगा। जिस तरह उसका यूनिट ओहम था, इसी तरह इसका यूनिट भी ओहम हो गया। इसके बाद आगे लेकर हम चलते हैं, आगे हम इसको बढ़ाते हैं और हम कहते हैं कि देखते हैं ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, यानी डिपेंडेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, कैपेसिटर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। इसका फार्मूला होता है x इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा सी, या x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई FC। तो हम एक बात देख रहे हैं कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत अहम MCQs है कि अगर फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो XC क्या हो जाएगा, लो। अब बात ये होती है कि जब XC लो है तो करंट क्या होगा, जब XC लो है तो करंट हाई होगा। तो MCQs आ जाता है, एट हाई फ्रीक्वेंसी थ्रू अ कैपेसिटर द करंट विल बी, तो करंट हाई होगा बेटा। इसी तरह अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है तो XC हाई हो जाएगा। जब XC हाई हो जाएगा तो करंट क्या होगा, करंट यकीनन लो हो जाएगा, क्योंकि XC इज इक्वल टू V ओवर I। जब XC हाई होगी है तो करंट क्या हो जाएगा, लो। तो ये दो MCQs हैं जो आपने हर सूरत याद रखने हैं। अब हम एक और MCQs यहाँ पे करने लगे हैं कि कैपेसिटर जो है ब्लॉक द DC एंड पास द AC। ये हमारा बड़ा अहम MCQs है, ये शॉर्ट भी आ जाता है कि वाई कैपेसिटर ब्लॉक द DC बट पास द AC। तो इसका जवाब ये है बेटा, देखें हम यहाँ लिखते हैं फॉर DC के लिए फ्रीक्वेंसी हमारी 0 हर्ट्ज होती है। तो हमारे पास फार्मूला है XC इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई FC। XC इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई F, 0 हो गया। सो बेटा समथिंग ओवर 0 जो है वो इन्फिनिटी हो जाता है। जब XC इन्फिनिटी हो गया, यानी कि रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया, तो करंट क्या हो जाएगा, करंट 0। तो जब करंट 0 हो जाएगा तो हम कहेंगे सो इट ब्लॉक द DC। तो इसलिए हम कहते हैं कैपेसिटर DC को ब्लॉक करता है। तो इसकी रीजनिंग ये होगी। तो ये AC को पास क्यों करता है,
तो हम लिखते हैं यहाँ पे फॉर एसी। एसी की फ्रीक्वेंसी जो है नॉर्मल, हम पाकिस्तान में बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज़ है। तो जब फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा हाई है, देखो जी 0 और 50 का बहुत बड़ा कंपैरिजन है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये 0 है वो 50 है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी हाई हो गई। फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो एक्सी लो, जब एक्सी लो हो गया तो करंट क्या हो गया, हाई, यानी कि करंट पास होगा। जब करंट पास होगा तो हम कहेंगे इट पास द एसी। तो इसलिए ये एमसीक्यूज आपने याद रखना है कि कैपेसिटर जो है वो एसी को पास करता है, डीसी को ब्लॉक करता है। ये एमसीक्यूज भी है, और अगर शॉर्ट आ जाए तो ये रीजनिंग भी। ये है मेरे पुत्रों आर्टिकल। इसी के साथ हम नेक्स्ट पॉइंट जो अटैच करने जा रहे हैं वो देखिएगा। अगर आपको ये सही से समझ आ चुका है तो नेक्स्ट में आपको इतना इशू नहीं होगा। एसी थ्रू एन इंडक्टर। आए हम इंडक्टर में बात करते हैं। बेटा इंडक्टर आप 14 चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। एम्पेयर लॉ में इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करके दिया। उसके अलावा हम इंडक्टर के बारे में चैप्टर 15 में भी पढ़ चुके हैं। तो हमने सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा, और एसी थ्रू यानी कि इंडक्टर में हमने एनर्जी को फाइंड आउट किया। तो इसके बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। बहरहाल इंडक्टर जो है ये भी एक एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है, लेकिन ये कैपेसिटर से थोड़ा रिवर्स चलता है। कैसे रिवर्स चलता है यहाँ पे देखते हैं। आपने कैपेसिटर की जगह यहाँ पे इंडक्टर लगा देना है। अब हम सबको पता है कि इंडक्टर के अंदर इंडक्शन होती है। अच्छा भाई देखें तो ये हमारे पास इंडक्टर है जी। तो अब हमने इसमें इक्वेशन को देखना है जी। तो यहां पर हम अब करंट की इक्वेशन लिखेंगे। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ थीटा। रिलेशन उलट होने जा रहा है। जो काम कैपेसिटर में होता था अब वो इंडक्टर के लिहाज से हम उलट डील करेंगे। तो करंट की इक्वेशन इंडक्टर में होती है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ थीटा, जबकि यहां पे आप जो इक्वेशन लिखेंगे यहां पे हम लिखेंगे जी अब वोल्टेज की इक्वेशन को। तो आओ देखते हैं जी। यानी कि इंडक्टर में हमारे पास सेल्फ इंडक्शन होती है। ई एल इज इक्वल टू एल डेल आई ओवर डेल टी। चैप्टर नंबर 15 सेल्फ इंडक्शन में आप ये फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो यहां पे हम जो इक्वेशन है अपने वोल्टेज के लिहाज से करने लगे हैं। V इज इक्वल टू एल डेल आई ओवर डेल टी। अब डेल से मुराद उसी तरह चेंज है, और मैथ में इस चेंज को हम डेरिवेटिव कहते हैं। तो आए इस इक्वेशन को अगर हम लिखना चाहें तो हम कुछ इस तरह करेंगे। I की जगह हम लिख देते हैं आई नॉट साइन ऑफ थीटा। तो जैसे कि हमने लास्ट आर्टिकल में कहा कि साइन का जो चेंज होगा वो कॉज होता है, यानी कि साइन 0 पे वैल्यू 0 देता है जबकि कॉज 0 पे 1। साइन 90 पे वैल्यू 1 देता है, कॉज 90 पे 0। तो ये एक दूसरे का चेंज है। तो इसलिए जो साइन का चेंज होगा वो हो जाएगा कॉज, और सिंपल वर्ड में इस चीज़ को हम डेरिवेटिव भी कहते हैं। बहरहाल हमारा जो कंसर्न है वो इस चीज़ से है कि वोल्टेज की वेव कौन सी वेव है। तो हमारे पास यहाँ पे कॉस वेव आ गई, जबकि करंट की वेव अब साइन वेव है। तो लास्ट टाइम से बात रिवर्स हो चुकी है। अब करंट की वेव हमारे पास साइन वेव आ चुकी है, जबकि वोल्टेज की वेव हमारे पास कोसाइन वेव आ चुकी है। पहला तो ये आपने एमसीक्यूज याद रखना है। जबकि लास्ट आर्टिकल में करंट की वेव कॉस वेव थी, वोल्टेज की साइन थी। तो अब जस्ट हमने पॉइंट को रिवर्स किया है। तो अब यहाँ पे मैं वोल्टेज की वेव हमारे पास कॉज है और करंट के साइन है। यहाँ पे हम करंट लिख देते हैं कि ये करंट की वेव है, और चार्ज का रिलेशन हमने अब चेक नहीं करना। और ये हमारे पास वोल्टेज की वेव हो चुकी है। तो अब यहाँ पे हमने इन दोनों का रिलेशन चेक करना है। तो जहां पे वोल्टेज है मेरे पुत्रों वहां पे मैं लिखने लगा हूं करंट, और जहां पे करंट था वहां पे वोल्टेज लिखने लगा हूं। अब ये जो चार्ज है इसको आपने यहां से रेस कर देना है, क्योंकि अब हमने चार्ज का रिलेशन चेक आउट नहीं करना। आए अब हम वोल्टेज और करंट का रिलेशन देखते हैं। अब वही पॉइंट एट पोजीशन ओपी, बात को समझिएगा। जब करंट 0 पे है तो वोल्टेज उस वक्त मैक्सिमम पे है। जब करंट मैक्सिमम पे पहुंचा तो उस वक्त वोल्टेज 0 पे आ गया। जब करंट 0 पे पहुंचा तो वोल्टेज नेगेटिव मैक्सिमम पे जा चुका है। इसी तरह जब करंट 0 पे पहुंचा, सॉरी वोल्टेज जब 0 पे पहुंचा तो करंट नेगेटिव मैक्सिमम पे जा चुका है। इस तरह जब करंट हमारे पास दोबारा 0 पे पहुंचा तो हमारा वोल्टेज पॉजिटिव मैक्सिमम पे जा चुका है। यानी कि वोल्टेज करंट से एक स्टेप आगे चल रहा है।
इस एक स्टेप को हम मैथमेटिकली 90 डिग्री काउंट करते हैं। तो अब हम कहेंगे एट पोजीशन OP, जब वोल्टेज जो है हमारे पास, यहाँ पे हम बात करते हैं करंट जब 0 है उस वक्त हमारा वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास AQ पे देखिए भाई, जब हमारा करंट जो है यहां पे अब हम देखते हैं हमारा करंट पॉजिटिव मैक्सिमम पे है, उस वक्त वोल्टेज हमारा 0 हो चुका है। अब आ जाए नेक्स्ट पॉइंट BR, एट पोजीशन BR पे देखिए हमारा करंट 0 हो चुका है, जबकि वोल्टेज हमारा नेगेटिव मैक्सिमम पे जा चुका है। इस तरह पॉइंट CS जो है हमारा, अब हम कहेंगे करंट CS, करंट हमारा नेगेटिव मैक्सिमम पे जा चुका है, जबकि वोल्टेज हमारे पास चेक करें दोबारा 0 हो चुका है। इसी तरह हमारे पास पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो है वो DT, तो देखिए जी करंट हमारा अगेन 0 हो चुका है, जबकि वोल्टेज हमारा पॉजिटिव मैक्सिमम हो चुका है। तो अब आप यहां से देख सकते हैं जब करंट 0 है वोल्टेज पॉजिटिव मैक्सिमम, जब करंट पॉजिटिव मैक्सिमम वोल्टेज 0, जब करंट 0 वोल्टेज नेगेटिव मैक्सिमम, जब करंट नेगेटिव मैक्सिमम वोल्टेज 0, यानी कि वोल्टेज करंट से एक स्टेप आगे चल रहा है। तो यहां पे हम लिखेंगे नाउ वोल्टेज लीड द करंट बाय द एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो MCQs आपने याद रखना है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है वोल्टेज से, जबकि इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है करंट से 90 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, तो यहाँ पे हम कहेंगे वोल्टेज लीड द करंट बाय द एंगल ऑफ 90 डिग्री। जैसे कैपेसिटर की रिएक्टेंस थी, इसी तरह बेटा इंडक्टर की भी रिएक्टेंस होती है, इसको हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इसको हम शो करते हैं XL से, इसकी डेफिनेशन भी यही होगी, द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ इंडक्टर कहेंगे आप, बाय अ इंडक्टर इन फ्लो ऑफ AC इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। फार्मूला वही, यहां पे जस्ट हम XL लिख रहे हैं, XL इज इक्वल टू V/I, यूनिट भी इसका ओहम ही रहेगा। फ्रीक्वेंसी पे ये कैसे डिपेंड करेगा, ये हमारा बड़ा अहम पॉइंट है। तो इस पॉइंट को हम कुछ ऐसे डिस्कस करने जा रहे हैं, XL इज इक्वल टू ω/L, ओमेगा की जगह हम 2πf लिख रहे हैं, 2πfL। तो XL जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई है इस बार। तो अब हम कहेंगे जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो हमारे पास XL बढ़ेगा। अब हमें पता है जब XL बढ़ेगा तो बेटा करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये MCQs आपने याद रखना है। एक तो है सिंपल MCQs, व्हेन द फ्रीक्वेंसी इंक्रीज सो XL विल इंक्रीज। एग्जामिनर पजल करने के लिए दे देता है, व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ इंडक्टर सो द करंट विल। तो करंट क्या होगा, अब आपने रिलेशन निकाल लेना है, फ्रीक्वेंसी बढ़ी इंडक्टर बढ़ा, तो फार्मूला लिखिए, जब इंडक्टेंस बढ़ी तो I कम हो जाएगा, तो करंट हमारा यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कम हो जाएगी, उस सिचुएशन में हमारा करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बेटा ये हमारा बहुत अहम MCQs है। इसी तरह जैसे कैपेसिटर ब्लॉक करता था, DC को पास करता था AC को, इंडक्टर इसके रिवर्स चलेगा। इंडक्टर ब्लॉक द AC एंड इंडक्टर पास द DC, बिल्कुल रिवर्स पैरामीटर्स है तमाम। तो अगर हम बात करें फॉर DC, अब देखते हैं बात को इस तरह, DC और AC में हम फ्लो को चेक करते हैं। तो XL इज इक्वल टू 2πfL। अब फ्रीक्वेंसी 50 बहुत ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी हाई हुई तो XL हाई हो जाएगा। यहां पे आ जाएं, XL इज इक्वल टू 2πfL, तो XL इज इक्वल टू 2πf, 0 हो गया हमारे पास। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारे पास 0 हो गई। इसका मतलब ये हुआ करंट हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगा, मीन ये कि इट पास था DC, यानी कि हम ये कहेंगे कि इंडक्टर DC को पास करता है। अब आगे आ जाए, XL 2πfL, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है AC की, बहुत ज्यादा, 0 के मुकाबले में तो बहुत ज्यादा है। जब फ्रीक्वेंसी हाई है तो इंडक्टेंस भी हाई है। अब करंट क्या हो जाएगा, लोएस्ट। हम लो कहेंगे या मिनिमम कहेंगे या 0 कहेंगे, तो इस वजह से हम कहते हैं अब यहाँ पे करंट मैक्सिमम है, इन्फिनिटी भी आप कह सकते हैं, यहाँ पे करंट 0 है, तो इस वजह से इसके मुकाबले में तो हम यही कहेंगे कि इट
ब्लॉक द डीसी, ब्लॉक द एसी। तो हम कहते हैं इंडक्टर पास द डीसी बट ब्लॉक द एसी। तो मेरे पुत्र ये है एमसीक्यूज, बहुत अहम है, इसको देख लीजिएगा। तो ये दोनों आर्टिकल जो है एसी थ्रू कैपेसिटर और इंडक्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहम है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।